हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए, फर्स्टली मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेट हूँ किसी फैमिली रीजन की वजह से। बट आप लोगों ने इतना बोला है बार बार, ठीक है, मैं आपको करवा देती हूँ क्वेश्चंस। फ़िलहाल मेरे पास कोई भी डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है, तो मैं मोबाइल रिकॉर्डिंग से काम चला रही हूँ जैसे तैसे। एक बार जब मैं अपने होम टाउन पहुँच जाऊँगी, इसके बाद मैं आपको वापस से विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन करवा दूँगी, क्योंकि अभी हमारे पास डिवाइस अवेलेबल नहीं है, पेन अवेलेबल नहीं है। तो इस चक्कर में हम आपको कुछ भी नोट डाउन करके नहीं बता पाएंगे। मोबाइल से जैसे भी हम आपको करवा पा रहे हैं, हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं क्लास, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, शाम तक हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको 2 तारीख के तीनों शिफ्ट और 3 तारीख के तीनों शिफ्ट रात तक मेहनत करके कैसे भी करवा दें। क्लियर? चलिए, 4 को जिसका एग्ज़ाम है, और सर आप मैसेज कर रहे हैं बराबर, हमें पता है काफ़ी दिन से आप मैसेजेस कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, है ना। ये थोड़ी सी घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती, क्या कर सकते हैं। चलिए देखिए, गणगौर फेस्टिवल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था और एक संगाई फेस्टिवल से था। दोनों में से जो भी था, हमने आपको तीनों मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी आया होगा वो आप रख लीजिएगा, जो नहीं आया वो आप तैयार कर लीजिएगा। गणगौर फेस्टिवल, अच्छा एक बच्चा बोल रहा था, देखो बच्चे क्या है कि हम अभी इस समय जहाँ पर हैं हरियाणा में, जहाँ पे हमारा हॉस्टल है, वहाँ पे इयॉन डिजिटल का सेंटर है कुछ 400 मीटर की डिस्टेंस पे, इसलिए हम बच्चों से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। और सेकेंडली हमारा हॉस्टल है, तो हॉस्टल में काफ़ी बच्चे ऐसे ही मिल जाते हैं, ठीक है। चलो देखो, गणगौर फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन आया था बच्चे, तो आपका 18 डेज तक मनाया जाता है। त्यौहार आपका होलिका दहन के दूसरे दिन से मनाया जाता है। चैत्र प्रतिपदा से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया पर फिनिश होता है। ये आपका जो मेन त्यौहार है, ये राजस्थान का मुख्य त्यौहार है। किसके सम्मान में मनाया जाता है? गौरी पार्वती जी के सम्मान में मनाया जाता है। देखिए, थोड़ी सी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको फेस करना पड़ेगा। हम आपको कुछ भी नोट डाउन करके नहीं बता पाएंगे इस समय, तो आपको ध्यान से चीज़ों को सुनना पड़ेगा। जैसे ही हम अपने हॉस्टल पहुंचेंगे, हम आपको वापस से क्लासेस फिर से प्रोवाइड कराएंगे विद एक्सप्लेनेशन, विद नोट्स, विद पीडीएफ। क्लियर? चलो, अब अगर ये क्वेश्चन नहीं था बच्चे, तो अगर ये था संगाई महोत्सव कितने दिन तक मनाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 10 दिन तक। कहाँ का मनाया जाने वाला त्यौहार है आपका? मणिपुर का। और आपसे एक क्वेश्चन ये और मुझे देखने में मिला है कि संगाई फेस्टिवल किस साल से मनाया जाने लगा, तो 2010 से ये मनाया जाने लग गया था फेस्टिवल। 10 दिनों तक मनाया जाता है और हर साल 21 से 30 नवंबर के बीच किस स्टेट में? मणिपुर में मनाया जाता है। यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से? चलो, ध्यान देना मेरे सुनने पे, क्योंकि मैं नोट डाउन नहीं कर रही हूँ। चलो, कौन सा भारत का सबसे बड़ा एक गन्ना उत्पादक राज्य है? तो जो हमारा है, सबसे पहले आ जाएगा मणिपुर। अच्छा, संगाई महोत्सव के बारे में एक चीज़ और नोट डाउन करो। मिजोरम का आपका एक त्यौहार और पूछा गया था, चापचर कुट, ठीक है। इस त्यौहार को आप और याद रखना। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, ये आपको पता होगा। कुछ और डिटेल अगर चाहिए तो उसमें हम आपको इंक्लूड कर रहे हैं। अगर गन्ने की मातृभूमि पूछी जाएगी तो आपकी कंट्री हो जाएगी, ठीक है, चेंज होकर ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील जो है विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात आएगी तो आपका हो जाएगा कोयम्बटूर में स्थित है। क्लियर? चलो, अब थोड़ा बच्चे मैनेज करना पड़ेगा। देखिए, हम भी सुबह से जैसे ही आप लोग के मैसेज देख रहे हैं, हम भी ट्राई कर रहे हैं लगातार। फ़ोन पे थोड़ा दिक्कत तो हो ही रही है, बट क्या ही कर सकते हैं। चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, जो निर्वाचित हो चुके हैं या जो मनोनीत किए गए हैं, दोनों सदस्यों के द्वारा आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। उनको मिलाकर एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, वो आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव में होता है। किस आर्टिकल के तहत ये बोला गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा? तो आर्टिकल हो जाएगा आपका 66। यहाँ तक कंफर्म हो गया होगा। चलिए, और अगर आपका उपराष्ट्रपति से रिलेटेड और कोई डिटेल्स आ जाती है तो हो जाएगा आपका आर्टिकल 63 से 73 जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति से रिलेटेड हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हो सकता है, वैसे आएगा नहीं पर मैं बता देती हूँ, श्रीपल्ली राधाकृष्णन जी हो जाएंगे। एक आपसे क्वेश्चन और बना था, उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है और निर्वाचक मंडल का सदस्य यही होता है। इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो आपका मनोनीत सदस्य हो जाएगा कि संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नागर शैली में बने बल्लभी मंदिर, देखो क्वेश्चन में ही क्वेश्चन ढूंढना शुरू कर दो। बल्लभी मंदिर किस शैली में बना था? नागर शैली में। ये पूछा गया था, इसका आकार कैसा होता है? वर्गाकार आकार है, नागर शैली में बना है। इसकी जो आयताकार इमारतें हैं वो गुम्बदकार कक्ष में होती हैं। इसको पैगन वॉल्टेड बिल्डिंग भी बोला जाता था।
जो हमारे मंदिर थे वो 3 कलाओं से बनाए गए थे मूल रूप से। पहला था नागर शैली, दूसरा था हमारा द्रविड़ शैली और तीसरा था वेसर शैली। अब अभी हमारे पास डिवाइसेस और पेन अवेलेबल नहीं है तो हम आपको नोट डाउन नहीं करा सकते हैं, बट हॉस्टल पहुँचते हम आपको करवाते हैं। फिलहाल के लिए आप ऐसे ध्यान से सुन लीजिए। नागर शैली जो है हमारी वो भारतीय मंदिर शैली में यूज़ हो जाती है, उत्तर भारत की मंदिर शैली में यूज़ होती है। द्रविड़ शैली जो है वो आपका जो गोपुरम पूछा गया है सबसे ज़्यादा बार, गोपुरम के बारे में बोला गया था ना, वहाँ से आपका रिलेट हो जाता है। इसके अलावा आपका जो वेसर शैली है, वेसर शैली हमारा रिलेट करता है भारत के जो दक्कन पार्ट्स हैं वहाँ, या इसको शंकर शैली भी कहा जाता है। इसके अगर आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो एग्जाम्पल्स देखो, उत्तरी भारत में जो मंदिर शैली है नागर शैली, उसमें आपका उत्तर प्रदेश राज्य आ जाएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। द्रविड़ शैली के एग्जाम्पल अगर आप जाएंगे तो आपका रंगनाथन मंदिर हो जाएगा, कांचीपुरम मंदिर, तंजावुर मंदिर आ चुका है, इसकी शैली पूछी जा चुकी है। इसके अलावा आपका वेसर शैली के एग्जाम्पल आ जाएंगे, विरूपक्ष हो गया, चेन्नाकेशव हो गया, लतखान मंदिर हो गया। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन बना था शिफ्ट 1 में, 2 तारीख की शिफ्ट 1 में, भारत को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यहाँ पर हमें ऑप्शन अभी नहीं कंफर्म है। देखो, भारत को चीन से जोड़ने वाले दर्रे तो हमारा काराकोरम हो गया, नाथुला हो गया, लिपुलेख हो गया और दीपू। अब ये जो दर्रे ये अलग अलग तरह से जोड़ते हैं। जैसे कि काराकोरम दर्रा है, ये काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। अब ये भारत के जम्मू कश्मीर और चीन के शिजियांग प्रदेश को जोड़ता है, इस तरह से अलग अलग जोड़ता है। अब आपको ऑप्शन में कोई एक मिला होगा। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है और भारत चीन के बीच 3 खुली व्यापारिक सीमा को ऐड करता है। फिर आपका लिपुलेख आ जाता है, तो ये चीन नेपाल भारत सीमा पर है। जहाँ तक मुझे आपका पता है, आपका शायद लिपुलेख मिला हो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। आपका जो दीफू है ये आपका त्रिजंक्शन सीमा पर स्थित है ना, ये आपको पता होगा, जैसे कि भारत, चीन और म्यांमार। यहाँ पर हमें ऑप्शन कन्फर्म नहीं है क्योंकि हमने किया भी नहीं है, तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक और है, भारत और चीन के बीच में एक पहाड़ी दर्रा पूछा गया है, तो काराकोरम। मेरे ख्याल से आपको जो ऑप्शन में मिला होगा बच्चे वो काराकोरम मिला होगा। चलो एक बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि अब कल का शिफ्ट है और हमने बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं किए थे, हम सेंटर पे नहीं गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर किसी बच्चे को ऑप्शन कंफर्म हो तो देख लेना। थोड़ा सा नॉइज़ कैंसिलेशन लगा रखा है, बट अगर आता है तो एक बार थोड़ा सा इग्नोर करना। भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI की शुरुआत पूछी गई थी कि किस वर्ष हुई थी, तो 2021 में हुई थी आपकी। किसके द्वारा जारी किया गया था? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। जितनी डिटेल्स पॉसिबल है हम आपको बता सकते हैं उतना हम बोल के बता रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा आवाज़ पे फोकस कीजिएगा। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव जी थे। हुआ क्या था? आर्थिक सुधार जब हमारा 1991 में संरचनात्मक कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था, तब इसे वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया जाता है? आपके आर्टिकल 79 के तहत। थोड़ा सा शोर हो रहा है, चलिए, आपका आर्टिकल 79 के तहत किया जाता है संसद का गठन। चलिए, आर्टिकल 79 के अनुसार आपका कहा क्या गया था कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दोनों सदनों को क्रमशः राज्यों की परिषद और लोकसभा के रूप में जाना जाएगा। आपका आर्टिकल 79 जो है वो आएगा किस पार्ट में? वो संविधान के भाग 5 में आएगा। पहले भी बताया था, आपको सारा करवाया था। टेलीग्राम चैनल पे एक फाइनल PDF के नाम से है आपका, वहाँ पे हमने आपको सारा मेंटेन किया हुआ था। कुछ आर्टिकल्स और बताओ। आर्टिकल 80 राज्यों की परिषद की संरचना से रिलेटेड है ना। और 75 जो है आपका वो आपका प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। एक पठारी दर्रा आपसे पूछा गया था, यहाँ पर ऑप्शन हमें कंफर्म नहीं मिले हैं। पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है? यहाँ पर ऑप्शन शायद आपको योजना आयोग मिला था। वैसे आपकी जो पंचवर्षीय योजना है वो तैयार करती है केंद्र सरकार। कब, कितने साल में? हर 5 साल में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की जाती हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना को मंजूरी देने के लिए कौन अधिकृत है? तो देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद अधिकृत होता है जो हमारी 5 ईयर प्लान्स को मंजूरी देता है। आगे चलते हैं। योजना आयोग देखो भारत सरकार की एक संस्था थी, ठीक है, जो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करती थी। इसको रिप्लेस कर दिया गया था बच्चे नीति आयोग से, और नीति आयोग का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता था, वो मैंने आपको बता दिया था। चलो आगे। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRBs के बारे में पूछा गया था। पहला क्षेत्रीय बैंक था आपका बच्चे प्रथमा बैंक, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2 अक्टूबर 1975 में। कहाँ पर? मुरादाबाद में। किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड था? सिंडिकेट बैंक के द्वारा आपका स्पॉन्सर्ड था।
जितनी डिटेल हम आपको दे सकते हैं हम आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए, पहला ग्रामीण बैंक भारत में वर्ष 1975 में स्थापित किया गया था, ये हम आपको बता चुके हैं। चलिए, सबसे पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। ये डेट आपसे पूछ लेता है डेट के साथ। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है बच्चे लोग मोबाइल से बनाने में, और जहाँ मैं हूँ वहाँ पे थोड़ा सा क्राउड है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। महाबलीपुरम में किनारे के मंदिर किसने बनवाए थे? नरसिम्हावर्मन द्वितीय ने बनवाए थे आपके ये मंदिर। पल्लव राजा थे, ये आपसे पूछ लेता था कौन राजा, तो पल्लव राजा। आपसे ये भी क्वेश्चन मिलेगा कि महाबलीपुरम स्थित तट मंदिर का निर्माण किस पल्लव राजा के शासनकाल में हुआ था? तो आपके क्या आंसर हो जाएगा? नरसिम्हावर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। आगे चलते हैं। एलिफेंटा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो आपका जो एलिफेंटा उत्सव है वो आपका फरवरी महीने में मनाया जाता है। एलिफेंटा द्वीप आपका क्या बोला जाता है? मुंबई। इसके अलावा किस सागर में स्थित है? ओमान सागर में स्थित है। इसमें देखो गुफाएं हैं, 7 गुफाएं हैं जो शिव मंदिर से जुड़ी हैं। आगे चलते हैं। देखो कुछ गुफाएं और याद कर लो, जैसे कि जूनागढ़ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? गुजरात में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में स्थित गुफाएं आपकी पूछ ली जाती है, जैसे भीमबेटका गुफा आपकी पूछ ली जाती है, कहाँ स्थित है? तो आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। आदमगढ़ गुफाएं आपकी होशंगाबाद में स्थित हैं। पांडव गुफाएं पंचमढ़ी में स्थित हैं। इस तरह से गुफाएं आपकी पूछ ली जाती हैं। इसके अलावा जो और क्वेश्चन पूछा जाता है, हाथी उत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव जो है जयपुर में मनाया जाता है। कब? 28 मार्च को मनाया जाता है। 2025 में भी मनाया जाएगा 28 मार्च को आपका। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, सोनू निगम को 2022 में पद्मश्री अवार्ड किस क्षेत्र में मिला? कला वर्ग में मिला है इनको। देखो सोनू कुमार जी जो हैं, अभिनेता सोनू निगम जी हैं, इनको 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। इसके अलावा ऑल्सो नोन एज आधुनिक रफ़ी जी, ठीक है, आधुनिक रफ़ी के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनको एक उपाधि दी गई है। एक क्वेश्चन आपका 1857 रिवॉल्यूशन से मिला है, एक मिला है या 2 मिला है? 1857 की क्रांति से आपके बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, और अगर पॉसिबल हो पाया तो हम आपको ये टॉपिक अलग से करवा देंगे, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए आगे। जल को एक जलभृत में दूसरे स्थान पर किस प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है? तो वो जलभृत पुनर्भरण हो जाता है, एक्वाफायर रिचार्ज हो जाता है, आपकी प्रक्रिया कहलाती है। आगे चलते हैं। प्रक्रिया का नाम ही पूछा था। जगन्नाथपुरी किससे संबंधित है? आपकी रथ यात्रा से संबंधित है जगन्नाथपुरी। कहाँ मनाया जाता है आपका जगन्नाथपुरी यात्रा? देखिए उड़ीसा में मनाया जाता है। हमने आपको इसकी पूरी डिटेल पहले भी एग्जाम में करवाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पूछे गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिनको भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता था। संविधान सभा का मसौदा कब तैयार हुआ था? देखो प्रारूप समिति का जो गठन था वो 1947 में हुआ था, और जब ये समिति थी इसमें कुल 141 बैठकों में भारत के संविधान का मसौदा तैयार हुआ था। कुछ डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, बिकॉज ड्यू टू सम रीज़न मैं पूरे अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, बट कोई बात नहीं है। संविधान सभा ने 22 समितियाँ बनाई थी। ये क्वेश्चन आपका याद करने लायक है। 10 आपकी समितियाँ प्रक्रियात्मक मामलों पर थी और 12 समितियाँ बनाई गई थी जिसमें कि मुख्य मामलों पर। देखो जब संविधान हमारा मूल रूप से आया था तो उसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। आपका संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। एक चीज़ और करो, ड्राफ्ट संविधान तैयार करने के लिए आपकी जो सभा थी वो कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। आपके जो इस ड्राफ्टिंग समिति में सदस्यों की संख्या रखी गई थी बच्चे, वो 7 रखी गई थी। B.R. अम्बेडकर के अलावा इसमें डॉक्टर N. गोपाल स्वामी अयंगर थे, और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर K.M. मुंशी जी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे, N. जादव राव थे और इसके अलावा T.T. कृष्णमाचारी थे। ठीक है, वैसे इतना डीप पूछा नहीं जाएगा बट हमने फिर भी बता दिया। संविधान सभा को पहली बार 1934 में M.N. रॉय के सामने रखा गया था। समिति में टोटल सदस्य 7। प्रारूप समिति का जो विचार था वो बच्चे आयरलैंड से लिया गया था। जितना इम्पोर्टेंट हो सकता था हमने आपको डिस्कस कर दिया है। आगे चलते हैं। शिक्षा का संबंध किस आर्टिकल से है? आपका आर्टिकल 21A और आर्टिकल 45, दोनों में से कौन सा आर्टिकल आपसे पूछा गया था हमें नहीं पता है अभी। अगर आपसे सभी के लिए शिक्षा से संबंधित आर्टिकल पूछा गया तो आपका 45 हो जाएगा। आपका आर्टिकल 45 के अनुसार क्या है कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया था।
फिर आपका ये जो रखा गया था, जो आपका एम था, ये हासिल नहीं हो पाया था। इसके बाद फिर आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। और आपको ये लाइन याद रखने वाली है कि किस आर्टिकल के तहत हमारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया था। आंसर हो जाएगा आपका 21A। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, आपको कौन सा ऑप्शन मिला था। आगे चलते हैं। एक आपसे डांस फॉर्म पूछा गया था, पूर्वोत्तर राज्य का नृत्य कौन सा है। छऊ नृत्य शायद ऑप्शन में मिला है आपको। हमारे पूर्वी भारत में होता है, जैसे झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और अलग अलग फॉर्म में मिलेगा आपको। ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, छऊ डांस के टाइप, अगर आपको याद हो तो। जो बच्चे हमारे साथ सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम से ऐड ऑन है, हमने वहाँ पर कहीं बताया है, इस साल तो नहीं बताया, 2024 के एग्ज़ाम्स में हमने बताया है, हमने लिखा के बताया था आपको कि अगर आपका पश्चिम बंगाल में पुरुलिया होता है, पुरुलिया छऊ पूछा जा चुका है, मयूरभंज छऊ भी पूछा जा चुका है, जो कि उड़ीसा में होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हुआ था आपसे, मयूरभंज छऊ कहाँ का नृत्य है, पूछा गया था। और झारखंड में आपका सरायकेला छऊ होता है, बताया था, गूगल पे सर्च कर लेना ना हो। और इसके अलावा 2024 में हमने PDF प्रोवाइड नहीं की थी, बट हमने डांस फॉर्म्स करवाए हुए थे आपको वहाँ भी। चलो, अल्टीमेट खो खो का चैंपियन कौन है। गुजरात जॉइंट्स कब हुआ था, 23-24 में हुआ था। आगे चलते हैं। अपनी लीग का दूसरा संस्करण था। टोटल टीम्स 6 टीम्स खेली थी, टोटल 34 मैचेस खेले गए थे। आगे चलो, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध जो है किससे है, 42वें संविधान संशोधन से है। एक क्वेश्चन आपका अभी बना था RPF में नहीं, अभी कौन सा एग्जाम हुआ था, सॉरी GD एग्जाम में। हाँ, GD एग्जाम में क्वेश्चन बना था अल्टीमेट खो खो, उसको ध्यान रखना। उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 2022 में हुई थी। स्वर्ण सिंह समिति आपका GD में भी क्वेश्चन आया था। तो ये जो समिति थी आपकी 42वें संविधान संशोधन से संबंधित है आपकी किससे, मौलिक कर्तव्यों से। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, कई बार बता चुकी हूँ, 11 मौलिक कर्तव्य। और कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है आपके मौलिक कर्तव्यों से, 51A। नेक्स्ट आपका है एक पॉइंट और है कि संविधान के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। क्लियर। चलो, स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य कौन कौन थे, देखो 3 सदस्य थे। स्वर्ण सिंह समिति कब बनी थी हमारी, 1976 में, पहले बताया था। और सदस्य भी बताए थे, AR अंतुले थे, SS रे थे, CM स्टीफन थे। चलिए, आज मुझे पढ़ाने में भाई उतना अच्छा नहीं लग रहा, भाई मेरे पास थोड़ा सा ऐसे सीरीज़ नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे बिना लिखे पढ़ाने का मज़ा नहीं है, जब तक 10-12 पॉइंट्स लिखा के बताओ ना, है ना। चलो, अच्छा, सरदार स्वर्ण सिंह कौन थे, ये एक राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, आगे चलो। खरीफ फसल का एक उदाहरण पूछा गया था, हमें ऑप्शन नहीं पता ऑप्शन में क्या मिला था, तो आप अपना छाट लेना। चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ज्वार, अरहर। आर्टिकल 42 पूछा गया था, काम के न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ये रिलेटेड है आपका DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। बस्तर दुर्ग किस राज्य से संबंधित है, आपके छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। बस्तर और दुर्ग दोनों ही छत्तीसगढ़ के एक जिले हैं। ठीक है, चलो, मालवा का पठार, देखो ये जो क्वेश्चन आया था बच्चे, ये नदी के किस नदी के उत्तर में है, ये पूछा गया था। क्लियर, क्वेश्चन यही आया था कि किस नदी के उत्तर में हमारा जो है मालवा का पठार है, तो आपका आंसर है नर्मदा नदी के उत्तर में पठार स्थित है। दिल्ली पर पुनः कब्जा कब कर लिया गया था, 21 सितंबर 1857 में पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था। आगे चलते हैं। आर्टिकल 12 से 35 किस भाग से संबंधित हैं। अच्छा, एक बात और लिखो इधर पे, ये जो लिखो क्या, चलो देखो, जो आपका एक कब्जा हुआ था दिल्ली पर 21 सितंबर 1857 में, ये घटना 1857 के विद्रोह के दौरान हुई थी। 1857 का विद्रोह एक बार रीड कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं हमें। इसमें ब्रिटिश सेना ने दिल्ली के घेराबंदी की थी, ये याद रखना। आगे चलो, आर्टिकल 12 से 35 किस भाग से रिलेटेड है, भाग 3 में है। किससे जुड़े हैं, मौलिक अधिकारों से जुड़े हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में हम आपको पूरी डिटेल दे चुके हैं। फाइनल PDF देखो, टेलीग्राम में GD एग्जाम में हमने प्रोवाइड किया था ना। चलो, भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन से क्रम का था, तीसरा अभ्यास हुआ था आपका, कहाँ, महाराष्ट्र, पुणे में हुआ था, नाम आष्ट्रा हिंद। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट, पेन होता तो पढ़ाने में मज़ा आ जाता फिलहाल के लिए। चलो देखो, मगरमच्छ के दिल में कितने कक्ष होते हैं, टोटल होते हैं 4 कक्ष।
मगरमच्छ के हृदय में ही 4 कक्ष होते हैं, अदरवाइज इसको छोड़कर जितने भी सरीसृप हैं उनके पास अपूर्ण 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। जैसे मछलियों के पास 2 कक्ष हृदय होते हैं, उभयचरों के पास 3 कक्ष होते हैं, कॉकरोच का भैया 13 चैम्बर दिल होता है। इन्होंने तो हैट्रिक पार कर दी। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे फ्रेम हुआ है मौर्य डायनेस्टी को लेके, कुछ जिम्मेदार टाइप का। भाई ये क्वेश्चन मैंने कॉपी करा है। इसके अलावा हमें कुछ पद मिले इस तरह का। देखो हम आपको थोड़ी सी डिटेल दे देते हैं। मौर्य साम्राज्य में जो अधिकारी थे उनकी जिम्मेदारियां थी, जैसे सम्राट होता है, सम्राट मौर्य साम्राज्य का सर्वोच्च शासक होता है। वो सारी सैन्य और न्यायपालिका है ना, सब पर अपना पावर रखता है, सब उसके अंडर में होता है। फिर है हमारा समाहर्ता। जो समाहर्ता होता है बच्चे, वो भू राजस्व विभाग का प्रभारी होता है। जितने भी कर होते हैं उनकी निगरानी, उनकी जिम्मेदारी, सारा कुछ समाहर्ता ही देखता है। अब नोट डाउन नहीं कर सकती हूँ मैं, बट मैं जैसे ही अपने हॉस्टल पहुँचूंगी मैं आपको वापस से ये वीडियो बना के दूँगी, ठीक है। अभी मेरे फ़ोन की थोड़ी बैटरी भी लो है और मैं भी जहाँ पर अवेलेबल हूँ भाई वो थोड़ा सा गांव है। चलो देखो, फिर होता है हमारा अध्यक्ष। तो अध्यक्ष क्या है, जितने भी आर्थिक विभाग को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो अध्यक्ष की होती है। महारथ होता है, वो शाही रथों और घुड़सवार सेना की देखरेख करता है। कृषि विज्ञानी और वनपाल होते हैं जो कृषि नियोजन और वानिकी प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। धर्म महापात्र होते हैं जो धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों की देखरेख के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा होता है सन्निधाता। तो वो कोषागार और वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। पुरोहित तो सबको पता है, मुख्य पुजारी होते हैं। चलो आगे, जितनी डिटेल मुझे लग रहा है मैं दे सकती हूँ उतना मैं आपको देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। किस मुख्य अर्थशास्त्री जो कि 69 वर्ष के थे का निधन हो गया है, जो प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। ये आपके विवेक देवराय जी हैं जिनका निधन हो गया है। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में वर्णित है? हमने आपको पहले भी इंक्लूड किया है। आर्टिकल आपके क्या हो जाएंगे, 12 से 35। चलो टोटल आपके कितने अधिकार, 6 बताए थे। 7वां कौन सा था, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था 44वें संशोधन के तहत। हमने आपको ये भी डिटेल दी थी। एक काम करो, पीडीएफ फाइनल वाली ज़रूर से ज़रूर पढ़ लो, एक बार रिवाइज कर लो। ऐसे ही बस एक बार नहीं दिखते, एक बार ऐसे ही बस सरसरी निगाहों से रिपीट कर लो। चलो, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी शामिल है? आर्टिकल 36 to 51 हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया गया है। भाग हो जाएगा आपका 4। आगे चले, हमने आपको भाग पूरा करवा दिया है। और एक बात और ध्यान रखना, संविधान जब निर्माण हुआ था बच्चे उसमें भाग कितने थे, 22, जो कि अब कितने हो गए हैं, 25। 22 से 25 हो गए। टोटल आर्टिकल आपके पास थे बच्चे 395 और आप कितने हो गए, 448। और अनुसूचियाँ जब मूल रूप से थी तो थी आपके पास 8, अभी कितनी है, 12। छोटा सा मैं बता भी सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर बहुत टाइम हो जाएगा अगर मैं आपको बताने बैठूँगी। चलिए कोई बात नहीं है। एक काम करो, भारतीय संविधान के हमने सारे फैक्ट्स करवा दिए आपको फाइनल पीडीएफ में, आप उसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं स्क्रीनशॉट या लेके कर पाई तो मैं ज़रूर से ज़रूर आपको डाल दूँगी अपनी पीडीएफ से निकाल के। चलो आगे, 1857 के नवाब को किन अंग्रेज़ों ने दमन किया? ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है बच्चे वो मुझे मिल नहीं पाई है, एक्चुअल लैंग्वेज क्या है ये, पर इसका जो आंसर है 1857 का जो विद्रोह चल रहा था, अवध के नवाब को किस अंग्रेज ने दमन किया था? तो कॉलिन कैंपबेल ने किया हुआ था। एक क्वेश्चन आपका हमें ये मिला है कि कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह के किस नेता का दमन किया था? तो बेगम हजरत महल। क्लियर? अच्छा एक बात और सुनो, हाँ अभी हमारे पास डिवाइस अवेलेबल नहीं है, तो एक काम करो, मेरी बातों को ध्यान से सुनना जो मैं बताऊँ आपको। विद्रोह के केंद्र और उनके नेता हम आपको डिस्कस कर देंगे, ध्यान से सुनना, कुछ भी मिस नहीं करना। चलो, अवध की जो बेगम थी हजरत महल, उन्होंने 1857 के खिलाफ सुरक्षा बलों की मदद की थी। दिल्ली से किसने, कौन सा नेता, विद्रोह का केंद्र जब हमारा दिल्ली था वहाँ से नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खान जी ने। लखनऊ, अवध और आगरा हमारा विद्रोह का केंद्र जब रहा तो वहाँ से जो नेतृत्व हुआ था वो बेगम हजरत महल जी के द्वारा किया गया था। कानपुर से नेतृत्व जो हुआ था वो नाना साहेब और तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खान, मेरठ में कदम सिंह और फैजाबाद में बच्चे आपका मौलवी अहमदुल्लाह ने किया हुआ था। क्लियर? चलो एक चीज़ और सुनो, हमने आपको नेता बता दिए। और एक बात, जैसे ये दमनकारी था ना, दमनकारी थे कॉलिन कैंपबेल, एक बात ध्यान से सुनो या पेन ले लो, वीडियो को लेके नोट डाउन करते रहना, या मैं इसको ऐड ऑन करने की कोशिश करती हूँ आपको अगर मैं कर पाई। देखो, दिल्ली में हमारे जो नेता थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय, और अधिकारी जिन्होंने विद्रोह को दबाया था दिल्ली में वो थे जॉन निकोलसन।
लखनऊ में हमारे जो नेता थे वो थे बेगम हजरत महल, और जिन्होंने उनका विद्रोह दबाया था वो थे हेनरी लॉरेंस। नेक्स्ट कानपुर, नाना साहेब, सर कॉलिन कैंपबेल, और झांसी और ग्वालियर। देखो यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म करना, क्वेश्चन नंबर 36 में ये कानपुर में पूछा गया था, क्योंकि ऑप्शन में तो कॉलिन कैंपबेल थे, एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो अगर कानपुर दिया होगा तो नाना साहब ऐड होगा, अगर नहीं है तो एक बार इस क्वेश्चन को कंफर्म कर लेना। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे दूँगी, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से अपना क्वेश्चन फाइंड कर लेना, उसके बाहर आपको नहीं मिला होगा, इसलिए मैंने पहले बोला लैंग्वेज थोड़ा हमें कंफर्म नहीं इस क्वेश्चन की। चलिए, झांसी और ग्वालियर में जो विद्रोह दबाया गया था वो था जनरल ह्यूज रोज के द्वारा। बरेली में खान बहादुर खान के द्वारा नेतृत्व हो रहा था, जिसको कि दबाया गया था सर कॉलिन कैंपबेल के द्वारा। इलाहाबाद और बनारस मौलवी लियाकत अली जी ने नेतृत्व किया था, और विद्रोह को दबाया गया कर्नल ऑनसेल के द्वारा। बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा विद्रोह हो रहा था, जिसको दबाया था विलियम टेलर ने। मैं कोशिश करती हूँ मैं इस चीज़ को ऐड ऑन कर दूँ। चलिए, तो वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं। हमें फिलहाल 36 क्वेश्चन मिले था आउट ऑफ 50। मैथ देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है बच्चे, अब मैथ्स में कोई एकदम आपसे 2 1 2 तो नहीं पूछेगा, है ना। अब आप थोड़ा सा मेंस लेवल में जाएंगे, क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं आ रहे हैं, आप ये सोचो कैलकुलेटिव तो हर एक चीज़ है। रीजनिंग बाकी आप हमने पहले बोला था, रीजनिंग अगर आप एक बार तैयार कर लेंगे तो आपका उसी से काम हो जाएगा। चलिए वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं, और शिफ्ट 2 हम आपको थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे। आपको इसी फॉर्म में शिफ्ट 2 भी मिल पाएगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हमने आपको पहले शेयर कर दिया है। PDF ऐसी ही मिल पाएगी आपको बिना नोट डाउन किए। अगर आपको चाहिए PDF तो प्लीज़ हमें टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम आपको ऐसी PDF प्रोवाइड कर देंगे, जैसे ही हम अपने हॉस्टल में शिफ्ट होते हैं हम आपको हैंड रिटन PDF प्रोवाइड करेंगे, फिर से ये वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमें एक बार इन्फॉर्म ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, साथ में बने रहिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है थोड़ी सी ट्रेजेडी हुई है, इस वजह से हम वीडियोज़ अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं आपको। हमारे पास कोई भी डिवाइसेस मौजूद नहीं है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम हम रूरल एरिया में हैं, गांव में हैं इस समय, तो फ़ोन पे जितना हो सकता है हम आपको उतना प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्टली आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ एक कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा मोबाइल में नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं सही से। तो रिक्वेस्ट है आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहेंगे वो आप नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो भी ट्रेजेडी हुई उसके लिए हमें 6-7 दिन और लगेंगे, हम अपने होम टाउन पे वापस नहीं जा सकते, हॉस्टल वापस शिफ्ट नहीं हो सकते अभी, इसलिए। चलिए, जो क्वेश्चंस हमें मिले हैं शिफ्ट 2 के, वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी हैं बच्चे। और अगर आपसे 50वें पूछ लेता तो 50वें में आपका कौन हो जाएंगे? धनंजय यशवंत चंद्र चूर्ण जी। क्लियर, नोट डाउन कर लेना। भारतीय रेलवे पर बड़ी लाइन ट्रैक में रेल की मानक लंबाई पूछी गई थी, क्या होती है? देखो, जो मानक लंबाई होती है वो आपकी 12.8 पहले हुआ करती थी, रिसेंटली मानक लंबाई जो है 13 मीटर है। आपको ऑप्शन में 12.8 दिया गया था। देखो, अब कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। रेल गेज होता क्या है बच्चे? देखो, जो रेल गेज होता है वो रेलवे ट्रैक में जो हमारी 2 पटरियाँ होती हैं उनकी अंदरूनी किनारों के बीच की जो दूरी होती है वो रेलवे गेज कहलाता है। टोटल टाइप होते हैं आपके 4 टाइप के रेलवे गेज। फर्स्ट होता है ब्रॉड गेज, टोटल होता है 4 टाइप का। देखिए, ऐसा लिख पा रहे हैं और बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग आ रही है सीरियसली, इसलिए आप प्लीज़ कॉपी एंड पेन लेके बैठिए। हम जो आपको बता रहे हैं वो या तो आप वीडियो बैकवर्ड करके देख लेना, या तो आप थोड़ा सा वीडियो का जो स्पीड है वो थोड़ा सा स्लो कर लेना। क्लियर? चलिए, 4 प्रकार के रेलवे गेज हो जाएंगे हमारे पास। ब्रॉड गेज हो गया, मीटर गेज हो गया, नैरो गेज हो गया और स्टैंडर्ड गेज हो गया। स्टैंडर्ड गेज जो होता है बच्चे वो हमारा दिल्ली मेट्रो के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर। क्लियर? ब्रॉड गेज जो होता है जिसको आप बड़ी लाइन बोलते हैं, 2 पटरियों के बीच की दूरी जो होती है बच्चे वो होती है 1676 mm, या आप बोल सकते हैं उसको 5 फीट 6 इंच। क्लियर? नेक्स्ट है आपकी स्टैंडर्ड गेज। इसमें आपकी जो बीच की डिस्टेंस होती है पटरियों के वो होती है 1435 mm या 4 फीट 8.5 इंच। सही है? चलिए, फिर आपकी आती है मीटर गेज, जिसमें कि आपकी पटरियों के बीच की दूरी होती है 1000 mm या 3 फीट 3/8 इंच।
और फोर्थ है आपकी नैरो गेज, जिसको आप छोटी लाइन भी बोलते हैं, जिसमें आपकी दूरी होती है 762 mm या 2 फीट 6 इंच। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है बच्चे, हमारे पास डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है, पेन अवेलेबल नहीं है, वरना आपको पता है पुराने बच्चों को कि मैं कैसे लिखा लिखा के एक पॉइंट्स आपको बता के पढ़ाती हूँ। तो मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम है, ऐसे पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा, और थोड़ा रूरल एरिया में है, गाँव में है, इसलिए आपको थोड़ा सा साउंड डिस्टर्ब भी लग सकता है जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम कुछ ऐसे ही थोड़ा सा लो कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं, जो भी अवेलेबल हो पा रहा है। थोड़ा सा हमें लैपी किसी का मिल नहीं पा रहा है, बट कोई बात नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट हम कर रहे हैं, थोड़ा सा आप समझदार बन जाइएगा। चलिए, तो लिख तो नहीं पाऊँगी मैं, आप पेन कॉपी लेके नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा रेडियस का पूरा कॉन्सेप्ट। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन था, इसके तहत जोड़ा गया था। कब? इन 1985। 88 कैसा बन रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। ऑल्सो नोन एज दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी इस संविधान संशोधन को जाना जाता है। तो जो 10वीं अनुसूची थी हमारी, उसको 52वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। आपसे अगर पूछ लेगा दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है, तो हो जाएगा आपका 52वां। सही है। कब इम्प्लीमेंट करा गया था? 15 फरवरी 1985 को, 15 फैब। प्लीज़ पेन कॉपी लेके लिखिएगा, और हमारे साउंड पे ज़्यादा फोकस कीजिए, हमारे ऑडियो पे जो भी ऑडियो वॉइस आ रही है आप उस पर फोकस कीजिएगा जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। शिफ्ट 1 में हमने आपको बताया था 42वां जो है संविधान संशोधन वो स्वर्ण सिंह समिति के तहत हुआ था। क्लियर? चलो, तापमान के एसआई यूनिट केल्विन होता है भैया। केल्विन को कैपिटल के से रिलेट किया, कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। आगे चलते हैं, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं भैया जी? 111 है। नहीं, 111 ही है टोटल। अगर आपसे अंतर्देशीय जलमार्ग, कॉपी पेन लेके लिखो, अंतर्देशीय लिख लोगे ना, मैं इस पर लिख नहीं पाऊंगी, थोड़ा सा फ़ोन पे, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं फ़ोन पे पढ़ा रही हूँ, डिस्प्ले आपको दिख रही होगी फ़ोन की। अंतर्देशीय जलमार्ग हैं अगर, तो वो हो जाएंगे आपके 14,500 बच्चे लोग, और अगर आपके राष्ट्रीय जलमार्ग की बात होगी तो हो जाएगा आपका 111। सही है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। ये क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठो, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन कराऊंगी, आपको लिखते जाना है। अशोक के समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी पूछी गई है, पाटलिपुत्र है। रिसेंटली नोन एज बिहार पटना, पटना ऑल्सो नोन एज, इस टाइम प्रेजेंट टाइम आपका पटना हो गया या बिहार। भैया जी एक मैम का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिन्होंने भाई बिहार को लेके काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बोला है। देखिए, कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी बच्चा हो, आगे जाके अगर आप टीचर बनते हो तो आपकी मेन प्रायोरिटी ये, आप टीचर किस लिए बनते हो? बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आप सारे बच्चों में इक्वालिटी रखेंगे। देखिए, बिहार एक अपने आप में भाई, लोगों की बात कहें या ट्रेडिशन की बात कहें, आज भी हम तो यूपी से हैं फ़िलहाल, शिफ्टेड हैं हरियाणा में, बट आज भी बिहार का जब फेस्टिव सीजन होता है ना, तो मन करता है कि वो उधर पे जाके देखें। आप किसी भी एक पर्सन को लेके, अपने एक्सपीरियंस को लेके किसी भी पूरे होल स्टेट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। अब एक बात सुनो, कॉपी पेन लेके बैठो, हम जो बात बता रहे हैं वो कहीं नोट डाउन करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। जब भी आपकी गुप्त साम्राज्य की बात होगी बच्चे, आपको ध्यान रखना है जो क्वेश्चन आपके रिलेटेड है, पंचतंत्र की कहानियों की रचना किस काल में हुई थी? आपके गुप्त काल में हुई थी, वास्तविक स्वरूप में। शासकों की बात होगी, श्री गुप्त जी हमारे गुप्त वंश के संस्थापक हैं। लिख नहीं पाऊंगी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको नोट डाउन करना है, जो मैं बोल रही हूँ उस पर फोकस करना है, कान पूरे सही से लगाए रहो। 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक इनका शासन काल था बच्चे। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्री गुप्त जी। इसके अलावा श्री गुप्त जी को महाराजा की उपाधि दी गई थी। क्लियर? यहाँ पर हमारा श्रीगुप्त के बारे में डिटेल कंप्लीट। सेकेंड, श्रीगुप्त जी के जो पुत्र थे वो थे घटोत्कच। उसके बाद जो शासन किया वो किया चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब तक? 319 से लेकर 334 ईस्वी तक। गुप्त युग की शुरुआत इन्हीं से मानी जाती है। इनको जो उपाधि दी गई बच्चे वो थी महाराजा धीराज की उपाधि। इसके अलावा जो एसएससी में आपसे क्वेश्चन फ्रेम होता है सबसे ज़्यादा, वो है लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिनका कि नाम था लिच्छवी राजकुमारी जो थी कुमार देवी जी से इन्होंने विवाह किया था।
चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आते हैं हमारे समुद्रगुप्त, जिनका की शासनकाल आपका 335 से 380 ईस्वी तक रहा। इनको जो उपाधि दी गई वो भारत के नेपोलियन की दी गई बाय V.A. स्मिथ के द्वारा। आई होप आप लोग लिख रहे होंगे। मैं बहुत ही खास पॉइंट्स लिखाती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लिखाती हूँ। आपको पता है मैं बहुत ही रेयर केस में आपको कुछ फालतू का बताऊंगी। चलिए, समुद्रगुप्त के बाद आपके आए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने शासन किया बच्चे 380 से लेकर 412 ईस्वी तक। इसके अलावा उन्होंने इनके दरबार में नवरत्न पाए गए और इनको उपाधि मिली विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो आए वो थे कुमारगुप्त प्रथम, 413 से 455 ईस्वी तक शासन किया। उपाधि दी गई शंकरादित्य की, इनको शंकरादित्य भी कहा जाता था। इसके अलावा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये है आपका इम्पॉर्टेंट से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना या नींव रखी गई थी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। क्लियर? आई होप आप नोट डाउन कर रहे होंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्कंदगुप्त जी, जिनका की शासनकाल बच्चे रहा है 455 से 467 ईस्वी। उपाधि जो मिली वो मिली विक्रमादित्य की। एक क्वेश्चन आपसे बनता है, हूणों के हमले को किसने खारिज किया था? आपका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त के द्वारा इनका ये हमला खारिज कर दिया था। चलो, गुप्त वंश का अंतिम जो ज्ञात शासक है वो किसको कहा जाता है? अंतिम शासक आपके हैं विष्णुगुप्त, जिनका की कार्यकाल शासनकाल माना जाता है 540 से 550 ईस्वी। मेन बात जो आपको याद रखनी है वो बस ये है कि कुमारगुप्त लेड द फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। क्लियर? चल, एक क्वेश्चन हमें ये मिला, देखो दोनों में से कोई तो एक था। एक ये मिला कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी तब भी पाटलिपुत्र ही था। आगे चलते हैं, आपको कुछ चीज़ों की राजधानी याद रखनी पड़ेगी। मौर्य साम्राज्य की बच्चे बात आएगी तो पाटलिपुत्र हो गई आपकी राजधानी। संस्थापक की बात आएगी तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य जी हो गए। नोट डाउन करते रहना। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था वो मौर्य काल का ही था। तीसरी बौद्ध परिषद आपकी पाटलिपुत्र में ही आयोजित की गई थी। इसके अलावा हम आपको कुछ महाजनपदों की राजधानी बता रहे हैं, नोट डाउन करना। व्रज महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी वैशाली। पांडवों की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इसके अलावा मल्लगढ़ राज्य की जो राजधानी थी वो थी कुशीनगर। नोट किया? चलो, वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लेना, फिर नोट कर लेना। एक आपका क्वेश्चन ओलंपिक से आया हुआ है, पेरिस ओलंपिक से अगर आया है। आपका मनु भाकर जी के बारे में पूछा गया था कि 2 पदक जीतने वाली महिला कौन सी बनी, और एक क्वेश्चन हमें ये मिला, अगर ये आया तो आपका मनु भाकर जी हो जाएगा, और अगर ये आया है तो इस क्वेश्चन के लिए हमें ऑप्शन नहीं पता है, हमने दोनों ही मेंशन कर दिए हैं। ये आप ओलंपिक वाला टॉपिक एक बार ही पढ़ लेना। आगे चलते हैं, कौन राज्य के मुख्यमंत्री को उसके पद की शपथ दिलाते हैं? जो राज्य के राज्यपाल होते हैं बच्चे, वो मुख्यमंत्री को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। और अगर आप बोलेंगे कि किस आर्टिकल में राज्य के राज्यपाल से संबंधित चीज़ें हैं, तो आपका आर्टिकल हो जाएगा 153 से लेके 162। क्लियर? ये आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में संशोधन अधिनियम कब हुआ था? देखो, जो 45वां संशोधन हुआ था वो हुआ था आपका ईयर 2002 में बच्चे, और जो ये संशोधन कहलाया वो 86वां संशोधन कहलाया। क्या था? शिफ्ट 1 में भी हमने आपको इस बारे में डिस्कस किया था कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान दिया गया। जो ये पूरा नहीं हो पाया तो इसको आर्टिकल 21A के तहत आपका मौलिक अधिकार बना दिया गया था, शिक्षा के अधिकार को बताया था ना। चलो, चुंबकनशीलता का SI मात्रक पूछा था, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर आपको लिखा हुआ मिला था, अदरवाइज आपको वेबर पर एम्पियर मीटर भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन आपको ये मिला था। उत्तरायण पर्व किससे संबंधित है? आपका देखो, मेनली जो मनाया जाता है बच्चे, ये पर्व गुजरात में मनाया जाता है। आपको मकर संक्रांति के रूप में भी आपको ये पर्व जाना जाएगा। सूर्य भगवान से रिलेटेड ये पूजा होती है। एक दिन का त्यौहार है आपका। आगे चलते हैं, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू जी ने मिलकर कौन सी संघ की स्थापना की थी? भारतीय महिला संघ की स्थापना की थी बच्चे। GT एग्जाम में अभी ये क्वेश्चन आया था, जिसने वीडियो देखी होगी। अच्छा, 1917 में की थी। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी बच्चे लोग, एक महामैराथन का प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, अगर आपके पास टाइम है। एक्चुअली सारी महामैराथन की PDF हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और ड्यू टू सम रीजंस देखिए गाँव में नेटवर्क भी उतना अच्छा नहीं है, 4G ही नहीं चल रहा है, तो मैं आपके लिए अभी इस समय बहुत ही कम चीज़ें कर पा रही हूँ।
थोड़ा आपके पढ़ाई के लिए मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पा रही हूँ, बट कोई बात नहीं है। अगर आप देख सकते हैं महा मैराथन का वीडियो, उसमें 5-6 वीडियोस पड़े हुए हैं, फास्ट फॉरवर्ड पे देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो वो देख लो एक बार। ये क्वेश्चन आपका जीडी एग्जाम में भी आया था, 1917 में की थी। कहाँ की थी बच्चे? मद्रास में की थी। जगह क्या थी? मद्रास के अड्यार में। अड्यार अब आप नोट कर लेना। की किस लिए थी? इसका जो एम था बच्चे, वो महिलाओं को वोट दिलाने का अधिकार रखना था। इसके अलावा महिलाओं के सुधार के लिए काम था। आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी भी तरह के समाधान के लिए उनके लिए संगठन की स्थापना की थी। जो इस संघ के अध्यक्ष बनाए गए थे बच्चे, वो बनाए गए थे एनी बेसेंट। क्लियर? तो ये हो गए हमारे अध्यक्ष। इसके अलावा इस संगठन के द्वारा एक पत्रिका जारी की गई थी जिसका नाम था स्त्री धर्म। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। देखिए एनी बेसेंट अपने आप में और सरोजिनी नायडू जी जो थी अपने आप में बहुत ही वर्सेटाइल कैरेक्टर थे, है ना। उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए। इसके अलावा जैसे कि आपको याद रहेगा, उन्होंने इन 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव भी रखी थी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है? शोषण और बाल श्रम। शोषण हमारा गलत लिख गया है, शोषण आप ऐसे लिख लीजिएगा। हाँ, इसमें तो हमारी हैंडराइटिंग और भी गंदी आ रही है, बट आप अपनी लैंग्वेज में अच्छा लिख लीजिएगा, ठीक है। शोषण एवं बाल श्रम नहीं आता है। नीति निर्देशक तत्व में और क्या चीज़ें नहीं आएंगी? आपका शिक्षा का अधिकार नीति निर्देशक तत्व में नहीं आएगा। बाल श्रम पर रोक भी आपका नीति निर्देशक तत्व में नहीं आएगा। बेगार पर रोक भी आपका नीति निर्देशक तत्व में नहीं आएगा। नीति निर्देशक तत्व का भाग किसमें शामिल है? भाग 4 में शामिल है। कितने आर्टिकल? आर्टिकल 36 से 51 बताया था, और पार्ट कौन सा है? 4। ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक वैक्सीन से रिलेटेड आया था, और एक वैक्सीन समझ में आई कि BCG वैक्सीन पूछी थी, और अगर नहीं पूछी थी तो आपकी नई वैक्सीन में ये मिला है। इस क्वेश्चन को लेके मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि देखिए मैं हूँ यहाँ, तो मैं कांटेक्ट नहीं कर पाई हूँ किसी से भी, बच्चों से भी, या क्या है हॉस्टल रहता है तो फिर हो ही जाता है डिस्कशन, है ना। चलिए, तो हमें पता नहीं है, ये मैंने देखो कॉपी करके क्वेश्चन डाला हुआ है, तो मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन के बारे में, कोई कंफर्मेशन नहीं हूँ। निशुंभ सुंदरी मंदिर जो है, ये आपको निशुंभा सुंदरी मंदिर मिलेगा एक साथ। निशुंभा सुंदरी मंदिर किसने बनवाया था? विजयालय चोल जी के द्वारा बनवाया मंदिर था, चोल वंश के द्वारा। कॉपी पेन उठा लो। चोल वंश की राजधानी क्या मानी जाती थी? तंजौर। ठीक है, हैंडराइटिंग गंदी आ रही है इसलिए लिखते जाओ। तंजौर मानी जाती थी। चोल वंश की स्थापना जो थी वो भी विजयालय जी ने की थी। विजयालय जी को जो उपाधि मिली थी बच्चे, वो थी नर केसरी की उपाधि। चोल वंश के जो राजा थे वो आपके हो जाएंगे कंदाक प्रथम, राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय। जो राजा राज थे, उन्होंने तंजौर में एक और मंदिर का निर्माण करवाया था, जो शिव मंदिर था, जिसको राजराजेश्वर शिव मंदिर कहा गया। चोल वंश का जो सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ बच्चे, वो हुआ राजेंद्र प्रथम के शासन काल में। सही है। देखिए जितनी डिटेल हम अपनी तरफ से प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे माहौल में, कम चीज़ों के साथ में, तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा कॉपी पेन लेके आप देखिए, आपके फ्यूचर की बातें हैं ना। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं आप नोट डाउन कर रहे होंगे। ज्योतिबा फुले ने सर्वप्रथम कन्या पाठशाला की स्थापना कहाँ की थी? पुणे के भीड़ेवाड़ी में की थी। कब? इन 1848 में। यहाँ पर इनके पास टोटल 9 बालिकाएं पढ़ती थीं, जो अलग अलग कास्ट से रिलेट करती थी। देखो जो ज्योतिबा फुले के बारे में और कुछ हम आपको डिटेल बताएं, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। इसके अलावा उनकी बात आएगी तो आपकी सत्यशोधक समाज की स्थापना भी आएगी। ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है ना, सत्यशोधक समाज। देखिए थोड़ा सा गंदा लिख रहा है, आप अपने कॉपी पेन में अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। लिख भी नहीं पा रहा है सही से। सत्यशोधक समाज की बात आ जाएगी। अगर उनके गुरु का नाम पूछा जाएगा तो ज्ञानेश्वर जी हो जाएगा। महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा एक बुक और लिखी गई थी जिसका नाम था गुलामगिरी। ये अक्सर पूछ ली जाएगी, तो देखिए आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, थोड़ा सा राइटिंग गंदी आ रही ना। गुलामगिरी जो कि बुक लिखी गई थी आपकी मराठी में। बुक में जो वर्णन किया गया था वो था जाति व्यवस्था का विरोध। क्लियर? कब? इन 1873 में। चलिए आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि हम लिख नहीं पा रहे, थोड़ा फ़ोन में पढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में कब भाग लिया था? इन 1893 में भाग लिया था उन्होंने। कब? 11 सितंबर।
ठीक है। और धर्म संसद ने भारत और हिंदू धर्म का नेतृत्व किया था, ये चीज़ याद रखना। और एक चीज़ और याद रखना, स्वामी विवेकानंद जी ने हावड़ा के बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। प्लीज़ नोट डाउन करना, कब? 1897 में। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। लिख लिया? चलो, विटामिन सी का दूसरा नाम पूछा गया था। एस्कॉर्बिक एसिड होता है जिसका कि कंपाउंड जो सूत्र होता है C6H8O6। C6H8O6 होता है। इसके अलावा हमने आपको जो फाइनल PDF प्रोवाइड की टेलीग्राम पे बच्चे, वहाँ हमने सारे विटामिन और उनके नाम करवा दिए हैं। ये पानी में घुलनशील विटामिन है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए ना कि पहली सिंथेटिक जो विटामिन है वो कौन सी है, तो आपका विटामिन सी जो है पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित विटामिन है। इसके जो सोर्सेज हैं वो खट्टे फल, नींबू, संतरे, है ना, आंवला, मिर्च, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक करंट, ब्रोकली, दालें, आलू, इस तरह से हो जाएगा। इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो है विटामिन सी। चलो आगे, इसके अलावा हमने आपको और विटामिन करवाई दी, जैसे ए का हो गया रेटिनॉल, B1 थायमीन हो गया, B2 राइबोफ्लेविन हो गया, C एस्कॉर्बिक एसिड, D कैल्सीफेरॉल और F हो गया फाइलोक्विनोन, है ना। PDF आपको वैसे भी मिल जाएगी। चलिए, 1857 की क्रांति में नाना साहेब का सेनापति कौन था? तात्या टोपे। एक बात बताओ, 1857 में नाना साहेब ने क्रांति का आगाज कहाँ से किया था? कानपुर से। अपना कानपुर से किया हुआ था। और इनका नाम क्या था? तात्या टोपे का जो असली नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। क्लियर? उपाधि दी गई थी बुलंदखंड के शेर के रूप में। आगे चलते हैं। हमने आपको शिफ्ट 1 में बताया था किसने कहाँ से विरोध किया था, एक बार वहाँ से देख लेना। चलो कुछ बता देते, जैसे कि झांसी और ग्वालियर में किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। बेगम हजरत महल में लखनऊ और आगरा और अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह जो कि बिहार के जगदीशपुर से 1857 के नेतृत्व में शामिल थे, विद्रोह के नेतृत्व में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। कौन सी प्रायद्वीपीय नदी दक्षिण को 2 भागों में काटती है? नर्मदा नदी जो है आपकी काटती है और इसका जो फ्लो होता है ईस्ट टू वेस्ट होता है। निकलती कहाँ से है बच्चे? अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ? मध्य प्रदेश से। अमरकंटक कहाँ? MP से हो जाएगा। चलो, इसके अलावा इस नदी पर, आपके नर्मदा नदी पर कई बांध बनाए गए, जैसे कि ओंकारेश्वर हो गया, महेश्वर हो गया, इंदिरा सागर हो गया, सरदार सरोवर हो गया, इस तरह से। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे, ऑल्सो नोन एज लॉर्ड चार्ल्स जॉन कैनिंग और विस्काउंट कैनिंग और क्लेमेंसी कैनिंग। हमने आपको GD एग्जाम में इनके बारे में सारी डिटेल लिखाई थी, याद करो, नोट डाउन करो। इनके द्वारा किए गए कार्य भी लिखाए थे, इनके द्वारा कौन कौन से युद्ध इनके शासनकाल में वो भी, कितने यूनिवर्सिटी स्थापना हुई वो, और खासकर आपको क्या बताया था? पोर्टफोलियो प्रणाली याद रखनी है, लिख के एक एक पॉइंट हमने आपको बताया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में भी बताया था, सब बताया था, याद करो। अभी हम लिखा नहीं पा रहे, फाइनल PDF रीड करके जाना, एक बार सुन लो अच्छे से। इनको किस नाम से आना था? विस्काउंट कैनिंग और क्लेमेंसी कैनिंग और चार्ल्स जॉन कैनिंग, ठीक है, याद रहेगा। 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, कहाँ? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई थी लॉर्ड जॉन कैनिंग के थ्रू। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को वापस लिया था उन्होंने। इसके अलावा जो और उनके द्वारा किए गए कार्य थे वो था 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश क्राउन को सौंपी गई थी। मेन पॉइंट इज दैट। क्लियर? चलो आगे चले। ध्यान रखना बच्चे, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किए थे। अच्छा, विद्रोह और उनके नेता हमने आपको शिफ्ट 1 में बताए थे, शिफ्ट 2 में भी बता रहे, कुछ अभी नोट डाउन फिर से कर लो। दिल्ली से जो नेता थे वो थे बहादुर शाह और जनरल बख्त खान। कानपुर से जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का वो थे नाना साहेब और तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान जी। झांसी से जिसने नेतृत्व किया वो थी रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिरजिश कद्र। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और बरेली से खान बहादुर खान जी। बिहार से कुंवर सिंह। हो जाएगा। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, मेरे ख्याल से अगर अगला क्वेश्चन आएगा तो इससे आएगा। RBI की रेपो रेट आपसे पूछी गई थी 6.25%। पेन ले लो, कॉपी ले लो, नोट करो, रिवर्स रेपो रेट
RRR रिवर्स रेपो रेट 3.35%। इसके अलावा एक दो चीज़ें और नोट कर लो, आपका MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF आपकी 6.50% और आपका CRR 4%। देखिए आज से थोड़ा मुस्लिम भाई बहन जो हैं उनका रोज़ा शायद शुरू हो रहा है, तो नमाज का टाइम हो रहा है। आपको थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, देखिए वो भी भाई बहन है तो अच्छी बात है, उनका भी पूजा का टाइम हो रखा है, तो आपको थोड़ा साउंड आ गया तो इग्नोर करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार किस संविधान से जुड़ा है? आपका आर्टिकल 45, और इसको मौलिक अधिकार बनाया था किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 21A के तहत इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया कि संविधान संशोधन के तहत 86वां संविधान संशोधन जो कि हुआ 2002 में। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। 9वीं अनुसूची की संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई फर्स्ट संविधान संशोधन जो कि हुआ बच्चे 1951 में, और किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 31B के तहत। प्लीज कॉपी पेन लेके नोट डाउन करना। इस आर्टिकल के तहत और क्या किया गया था? भूमि सुधार से जुड़े कानूनों को भी सुरक्षा दी गई थी। चले आगे। चल एक चीज़ और याद रखना है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा के कितने सदस्य को नामित कर सकता है? 2। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 331 के तहत। ऐसे मन में आया तो बता दिया, हो सकता है आपको मिल जाए अगले एग्जाम में। चुंबकनशीलता का SI मात्रक न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 पूछा गया था, किससे संबंधित है? आपका आर्टिकल हो जाएगा कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है हमारा आर्टिकल 14। गगनयान मिशन का उद्देश्य आपसे पूछा गया था, हमें ऑप्शन नहीं पता लेकिन हम आपको बता दें इसका जो एम था वो पृथ्वी की निचली कक्षा यानी कि LEO में मानव अंतरिक्ष उड़ान को क्षमता को साबित करना था। जितने भी अंतरिक्ष यात्री थे उनको 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजना था, उसके बाद उनको वापस सुरक्षित पृथ्वी तक लाना था। इस मिशन में जो आपका प्रक्षेपण यान यूज़ किया गया था बच्चे, वो था GSLV MK3, और ये प्रोग्राम जो स्पॉन्सर कर रहा था, जो चला रहा था, वो था इसरो के द्वारा ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था। और जो आपका प्रक्षेपण यान यूज़ हुआ था वो था GSLV MK3। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। चलिए आगे चलते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से भी जाना जाता है? अब ये क्वेश्चन गलत करके आए तो बहुत मार पड़े। हमने एक एक चीज़ इनके बारे में लिखा के बताई थी। क्या बोला था? ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी बताया था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन पढ़ाया था कि नहीं? तब हमने बताया था ऑल्सो नोन एज बादशाह खान या बच्चा खान बताया था ना। चलो खुदाई खिदमतगार आंदोलन आपको याद रखना है कब? 1930 से 1940 के दशक में इन्होंने अहिंसक खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके साथ ही हमने आपको याद होगा तो हमने कुछ लोगों के नाम और लिखा, जैसे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हो गए, और लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन हो गए। इस तरह से हमने और नाम मेंशन कराए थे, आप वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि हम अभी आपको वैसे भी लिख नहीं पा रहे तो हमें उतना अच्छा नहीं लग रहा पढ़ाने में। चलिए कौन सा आर्टिकल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? आर्टिकल 36 से 51। और पार्ट कौन सा ये हमें बताएंगे आप, क्योंकि हमने आपको बहुत सारा बताया है। क्वेश्चन रिलेटेड आया था NSE के 2024 में कौन सी उपलब्धि की थी? भैया जी एक बात बताओ, ये जब आया था तो पूरा तहलका मच गया था। NSE ने 2024 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग IPO जारी किया था, टोटल 268, और इसी के साथ हमारी NSE इमर्ज एज एशियाज IPO कैपिटल विद रिकॉर्ड नंबर ऑफ पब्लिक इशूज इन 2024। समझ रहे हो? पूरी एशिया का डेटा जो है उससे भी, मतलब ऐसे समझो NSE ने 2024 में एशिया में सबसे ज़्यादा IPO का रिकॉर्ड बनाया था, और इसी के साथ इसने टॉप किया था इक्विटी कैपिटल के मामले में। शेयर मार्केट वाले लोगों को तो पता होगी, इसलिए हमने यहाँ पर आंसर मेंशन नहीं किया, हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। दक्षिण मध्य रेलवे जोन कौन सा है? यहाँ पर आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, हमें यहाँ ऑप्शन नहीं पता, इन पांचों में से कोई एक ऑप्शन रहा होगा। जब भी आप दक्षिण मध्य रेलवे जोन की बात करेंगे तो आपके जोन तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैले हैं। दक्षिण मध्य रेलवे जोन की स्थापना 2 अक्टूबर 1966 को हुई। 6 डिवीज़न में बटा है हमारा। हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद, और जो 6 डिवीज़न है वो है सिकंदराबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटूर और नांदेड़। अब हमारे पास डिवाइस नहीं है, अदरवाइज बच्चे लोग हम आपको ज़रूर से ज़रूर लिख के एक एक चीज़ बता देते, बट थोड़ा सा हमारी मजबूरी समझिएगा। चलिए जितना इम्पोर्टेंट हो सकता था हमने आपको बता दिया। 3-4 चीज़ें और नोट डाउन करो। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो आपका चेन्नई हो जाएगा।
दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली हो जाएगा और दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय आपका विशाखापट्टनम, इसके साथ पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। तो ये 4 चीज़ें और नोट डाउन कर लेना, क्योंकि हम कर नहीं सकते, राइटिंग आ नहीं रही है, लिख पा नहीं जाए, तो इसलिए एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके साथ हमारा शिफ्ट 2 का वीडियो यहाँ पर फिनिश होता है। शिफ्ट 3 का वीडियो हम थोड़ी देर में अपलोड करने की कोशिश करते हैं, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए, हमने आपको पहले बताया था कि हम मोबाइल डिवाइस से अपना वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा ज़्यादा वाला प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज़ कॉपी एंड पेन लेके बैठें। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने लायक लगते हैं, प्लीज़ आप उनको नोट डाउन कर लें। और ये हम अपने लिए नहीं बता रहे थे कि हम कर नहीं पा रहे हैं इसको मेंशन, इसलिए हमें दिक्कत ज़्यादा हो रही है आपसे। और सच बताएं तो हमें इतना अच्छा भी नहीं लग रहा है इस तरह से वीडियो बनाते आपको पढ़ाते हुए, बट कोई बात नहीं, टाइम की रिक्वायरमेंट है। प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठें, जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं आपको लगे आप वो नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा जिम्मेदारी वाला काम आप कर लीजिएगा। देखिए, 2 मार्च शिफ्ट 3 का हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, जितने क्वेश्चंस अवेलेबल हो पाए कर लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र के बारे में पूछा था, वो वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। जो बिंदुसार जी थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। सेकेंडली, कॉपी पेन लो, नोट डाउन करो। बिंदुसार जी जो थे वो भारत के दूसरे मौर्य सम्राट थे, ठीक है, 2nd नंबर के मौर्य सम्राट थे। क्लियर? चलिए आगे लिखो। कुछ वंश बता रही हूँ, वो आप नोट डाउन करो। चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का जो वंश था वो गुप्त साम्राज्य के थे। अशोक का वंश अगर आपसे पूछा जाता है बच्चे लोग, तो वो मौर्य साम्राज्य के थे। और अगर बिंबिसार का वंश आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या मेंशन करेंगे? हर्यक वंश के थे। क्लियर? बिंदुसार को एक और नाम से जाना जाता था, जो नाम था अमृतघट। क्लियर? यहाँ पर मैं छोटा सा मेंशन अगर कर पा रही हूँ तो मैं करने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ कॉपी पेन लेके आप अपनी बात में लिखो। अमृतघट के नाम से उनको जाना जाता था। यहाँ तक हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेम यही क्वेश्चन आया है, इससे जो आया है, किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था? देखिए भैया, ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ए की मात्रा लगा लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए, हम ज़्यादा प्रॉब्लम में है। ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था। चलिए देखो, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल आपका कोई ऑप्शन नहीं था, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ही फ्रेम हुआ था बच्चे। चलो, एक बात और लिखो, यहाँ पर नोट डाउन करो अपनी कॉपी पेन में। जो हमारे ज्ञानी जैल सिंह जी थे वो 1982 से लेके 1987 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। कब? 1982 से 1987 तक। क्लियर? किस पार्टी से थे? तो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी से थे। लिख लिया? चलो, पहले सिख राष्ट्रपति थे, ये भी मेंशन करो। अगर आपसे आ जाए तो यहाँ पर फर्स्ट सिख राष्ट्रपति बने थे। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ, आप अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। और क्यों? 1986 में किया। कब किया? 1986 में किया। भारतीय डाक संशोधन विधेयक के खिलाफ किया गया पहली बार पॉकेट वीटो का उपयोग। क्लियर? चलिए आगे चले। पहले दलित राष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाए कि कौन थे, तो KR नारायणन जी थे, 10वें राष्ट्रपति बने थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन बने रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उनका जो कार्यकाल था बच्चे, वो 1950 से लेके 1962 तक था। क्लियर? चलो आगे चले। देखो, वीटो पावर के बारे में अब मैं आपको अभी बताऊं, मैं लिखा नहीं सकती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। लेकिन आप ध्यान करो, देखो, 3 तरह के भारत के राष्ट्रपति को 3 तरह के वीटो पावर के साथ निहित किया जाता है आपका। पहला आपका आत्यांतिक वीटो होता है, दूसरा आपका निलंबनकारी वीटो होता है, और तीसरा आपका पॉकेट वीटो होता है। 3 तरह के होते हैं टोटल वीटो जो है आपकी। कितना? 3 टाइप के होते हैं। जो हमारा आत्यांतिक वीटो होता है वो विधायिका के द्वारा पारित होता है विधेयक पर सहमति की रोक के लिए। और निलंबनकारी वीटो जो होता है, उसका जो होता है साधारण बहुमत के साथ विधायिका द्वारा उल्लंघन किया जा सकता है। और पॉकेट वीटो क्या होता है? विधायिका के द्वारा पारित बिल पर कार्यवाही करना। क्लियर?
जब मैं ये वीडियो आपको फिर से बनाऊंगी हॉस्टल जाके, तब मैं आपको अच्छे से इसको डिस्क्राइब करके समझा दूंगी। चलिए, वैदिक सभ्यता किससे संबंधित है? कृषि और पशुपालन। ये ऑप्शन मुझे क्लियर नहीं है कि यही था कि नहीं था। वैदिक काल के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच के वैदिक को माना जाता था। चले आगे। चलिए, आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है बच्चे प्रवाह का, तो प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑटो हॉरिसेशन है, इसका आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। 1857 का विद्रोह, भैया 1857 के क्वेश्चन तीनों शिफ्ट में मिले भैया जी, तो आप ना 1857 का विद्रोह को ज़रूर से ज़रूर एक बार रिवाइज कर लीजिए। कहाँ से हुआ, किसके द्वारा हुआ, आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा हुआ, कौन कौन आंदोलन को किस किस अंग्रेज के द्वारा दबाया गया, इस सबको अब पढ़ना है, ठीक है। मेरठ से हुआ था भारतीय विद्रोह, जिसको किस नाम से और जाना गया? सिपाही विद्रोह। नोट करो, ऑलरेडी ऑल्सो नोन एज सिपाही विद्रोह। क्लियर? चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों या सिपाहियों के द्वारा मेरठ में ये विद्रोह शुरू किया गया था, जो हमारे 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। नोट डाउन करो फटाक से, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और बिहार थे। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। एक चीज़ और नोट डाउन करना, भारतीय स्वतंत्रता का जो प्रथम संग्राम था वो 10 मई 1857 को शुरू हुआ और विद्रोह की शुरुआत आपकी मेरठ से हुई। क्लियर है? आपकी 1857 में एक और कांड हुआ था। इस विद्रोह के कारक के रूप में चर्बी वाले कारतूस और इसका उपयोग किया गया था ना, तो बैरकपुर के एक सिपाही थे जिनका नाम मंगल पांडे था, उन्होंने उस चर्बी वाले कारतूस का यूज़ करने से मना कर दिया था और विरोध में अपने वरिष्ठ जो अधिकारी थे उन पर हमला कर दिया था। इसके बिहाफ पर उनको 8 अप्रैल 1857 में उनको फांसी दे दी गई थी। ये घटना और आप याद रखना। क्लियर? चलिए, एक चीज़ और नोट डाउन करो जल्दी फटाफट से, जो मैं आपको लिखा रही हूँ। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। इसको और नोट डाउन करो, फटाक से करो, लॉर्ड कैनिंग। इंग्लिश में लिखना तो और टफ लग रहा है इसमें, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, आप लिख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। INA का गठन पूछा गया था बच्चे, किसने किया? देखो, अगर गठन की बात होगी INA का गठन, तो हमेशा नाम आएगा मोहन सिंह। नेतृत्व जो है आपका, नेतृत्व मोहन सिंह के द्वारा नहीं किया गया था, गठन आपका मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। कब? 1942 में। कहाँ? सिंगापुर में। ये सब पॉइंट्स लिखते जाओ क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ लिखते जाइए, हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए INA संगठन का नेतृत्व किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। कब? 1943 में। नोट डाउन करो फटाक से। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। इसका गठन हमने आपको बता दिया, सिंगापुर में हुआ था। हाँ ठीक है, चलिए। शिवरात्रि का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? फागुन महीने में मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पे मनाया जाता है। एक काम करो, कुछ मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको नोट डाउन अगर कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए तो कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, सुनिए उसको ध्यान से। जो हमारा भारतीय हिंदू महीना होता है, तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कैसे चलता है? जो हमारा जनवरी फरवरी का महीना होता है उसको माघ बोला जाता है। फरवरी से मार्च का महीना फागुन कहलाता है। मार्च से अप्रैल का महीना चैत्र, अप्रैल से मई का महीना वैशाख, मई से जून का महीना ज्येष्ठ, जून से जुलाई का महीना आषाढ़ और जुलाई से अगस्त का महीना श्रावण और अगस्त से सितंबर का महीना भाद्रपद, सितंबर से अक्टूबर का महीना अश्विन, अक्टूबर से नवंबर का महीना कार्तिक, नवंबर से दिसंबर मार्गशीर्ष और दिसंबर से जनवरी पौष। क्लियर? ये मेरी दादी को ऐसे ही याद है भैया जी, मुजवानी। अभी उनको मैं लेके बैठी, मैं उनको ऐसे ही बोली, वो पूरा 12 का 12 महीने मेरे को ऐसे ही बता दी। चलिए, पुराने लोग, आपसे जो हिंदू महीने हैं कार्तिक, उसमें पड़ने वाले त्यौहार देखो। कार्तिक का महीना हमने आपको क्या बताया स्टार्टिंग से, देखो फागुन का महीना हमारा पहले जिसमें मनाया जाने वाला त्यौहार है आपका फागुन, फरवरी मार्च में पड़ेगा। आने वाले त्यौहार होली, महाशिवरात्रि, रंग पंचमी। वैशाख यानी कि अप्रैल मई में पड़ने वाले जो त्यौहार पूछ लिए जाते हैं वो है वैसाखी, अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा। चैत्र जो कि आपके महीने में पड़ेंगे मार्च अप्रैल, पड़ने वाले त्यौहार है चैत्र नवरात्रि, राम नवमी, महावीर जयंती और चैती छठ पूजा।
कार्तिक जो कि आपके महीने हो जाएंगे बच्चे अक्टूबर और नवंबर। जो त्यौहार पड़ेंगे वो पड़ेंगे दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज। क्लियर? नोट डाउन कर लेना, वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लेना या बैकवर्ड कर लेना, प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। यूक्रेन के साथ समझौता किस महीने में हुआ? अगस्त 2024। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, एक बार चेक कर लेना। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 ईयर। फटाक से कॉपी पेन उठाओ, जल्दी जल्दी उठाओ, जल्दी जल्दी फटाक से लिखो। राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए न्यूनतम आयु, एक तरफ टेबल बनाओ, राष्ट्रपति के लिए और आयु लिखो 35। क्लियर? राज्यपाल के लिए आयु है 35। राज्यसभा सदस्य के लिए जो आपकी एज है वो है 30। लोकसभा सदस्य के लिए बच्चे एज है 25। विधानसभा सदस्य जो है या विधायक जिनको आप बोलते हैं उनके लिए एज है न्यूनतम मिनिमम एज जो है 25 का प्रावधान है। और विधान परिषद का सदस्य लाइक MLC के लिए जो हमारी एज है मिनिमम एज वो है 30। लिखे आ? चलो, नहीं लिखा है तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लेना, ठीक है। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो शपथ और प्रतिज्ञान से है भैया जी। और ये शपथ और जो प्रतिज्ञान है ये किसके हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं आपके संसद के सदस्य। नोट डाउन करना है, पेन कॉपी लेके बैठो। तो ये हो सकते हैं पॉइंट नंबर 1 संसद के सदस्य, दूसरा राज्य के मंत्री, तीसरा केंद्रीय मंत्री, चौथा भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, पांचवा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, छठा राज्य विधायिका के सदस्य और सातवां उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, इनके ये शपथ और अभिकथन हो सकते हैं। अनुसूचियां हमने आपको बता दी हैं। पहली अनुसूची आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके नाम से रिलेटेड है। दूसरी अनुसूची जो है आपकी भारत के राष्ट्रपति, न्यायाधीशों और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परिलब्धियां हैं, भत्ता, अलाउंसेस और विशेषाधिकार से संबंधित हैं। तीसरी अनुसूची आपके न्यायाधीश सहित निर्वाचित अधिकारियों के शपथ और अभिकथन या प्रतिज्ञान से संबंधित है। चौथी अनुसूची में आपके राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। पांचवी अनुसूची में बच्चे आपके अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व उनका नियंत्रण के बारे में बताया गया है। छठी अनुसूची आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के रूप में प्रावधान दिया गया है। सातवीं अनुसूची में बच्चे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। आठवीं अनुसूची में आपकी 22 आधिकारिक भाषाएं शामिल हैं। नवीं अनुसूची में कुछ अधिनियम व उनके सत्यापन से संबंधित प्रावधान है। 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल विरोधी कानून कहलाती है, हमने आपको आज ही बताया था। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां। 12वीं अनुसूची आपके शक्तियों, प्राधिकरण और नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियों से रिलेटेड है। वैसे हमने अनुसूचियों के PDF आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर रखी है। अभी लेटेस्ट में आप फाइनल जाएंगे 04 फैब से लेके और 25 या 21 फैब तक ये अपलोड किया। 25 का मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया था, एनालिसिस कराने का कोई मूड नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया था। यहाँ पे आपको पूरी PDF मिल जाएगी। यहाँ पर भी हमने आपको मेंशन की थी। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरता है बच्चे? तो 13 राज्यों से होकर हमारा गुजरता है। नोट डाउन कर लेंगे ना? चलिए आगे चलते हैं। बताऊं क्या स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज देश के 4 बड़े शहरों को जोड़ने का काम करता है। एक कनेक्टिंग राष्ट्रीय राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज कनेक्टिंग राष्ट्रीय राजमार्ग कहा गया। जोड़ा किस किस को? दिल्ली कोलकाता को जोड़ा गया नेशनल हाईवे 2 के जरिए। नोट डाउन अगर आप कर रहे हो तो कर लेना। मुंबई दिल्ली हाईवे को नेशनल हाईवे 8 के तहत जोड़ा गया। मुंबई चेन्नई को नेशनल हाईवे 4 के तहत जोड़ा गया। चेन्नई कोलकाता को नेशनल हाईवे 5 के तहत जोड़ा गया। अब जानो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्या है? ये हमारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्थापना इसकी 1988 में हुई। क्लियर? चलो, भारत में मानसून की बारिश सबसे पहले किस राज्य में होती है बच्चे? आमतौर पर होती तो ये केरल में है सबसे पहले, लेकिन आपको ऑप्शन में केरल जो है नहीं मिला था। अब हमें यहाँ पर ऑप्शन कंफर्म नहीं है, यहाँ पर आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है। ठीक है, चलिए, ऑप्शन में केरल नहीं था। आगे चलते हैं। अप टू 75% से ज़्यादा वर्षा जो है वो यहाँ पर होती है। और अगर अंतिम राज्य पूछा जाए, केरल तो पहला हो गया, अंतिम हो जाएगा आपका पंजाब। इस चीज़ को ध्यान रखना। मानसून अपने 2 तरह के, दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि जून से सितंबर चलता है और उत्तर पूर्वी मानसून जो कि अक्टूबर से नवंबर चलता है। आगे चलते हैं।
बिरसा मुंडा ने किसके खिलाफ आंदोलन किया था? ब्रिटिश शासन और जमींदारों के खिलाफ एक आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किया था उन्होंने। क्लियर? कब? इन 1899 से 1900 में रांची के दक्षिण में किया था उन्होंने। इनको किस एक क्वेश्चन और आपसे बनता है कि किस भगवान के रूप में संदर्भित किया गया, तो इनको बिरसा भगवान के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर? चलिए, और एक चीज़ और लिखो, अच्छा रहने देते हैं, बाद में लिखाऊंगी मैं। बिरसा मुंडा जी देखिए बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं अपने आप में, ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। इन्होंने अपने ही एक अलग धर्म और उसको शुरू किया था जिसको कहा गया बिरसैत। क्लियर? अब एक काम करो, कुछ आंदोलन लिखना चाहोगे? मैं बोलती हूँ, आप या तो सुनो या तो लिखो। रंगपुर का किसान विद्रोह बच्चे 1783 ईस्वी में हुआ था। दिरजनारायण के नेता उससे जुड़े हुए थे। भील विद्रोह आपका 1818 से 1831 तक चला। उनसे जो नेता जुड़े थे वो थे मोतीलाल तेजावत। मैसूर विद्रोह आपका 1830 से 31 तक चला। कोल विद्रोह आपका 1831 से 1832 चला, और कोल विद्रोह में जो नेता जुड़े थे वो थे बुद्धू भगत और जोआ भगत। क्लियर? मोपला विद्रोह भी पढ़ने वाला है, इंपॉर्टेंट है। मैसूर, देखो ये जितने विद्रोह बता रहे सब आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मोपला विद्रोह जो है आपका 1921 में हुआ था, और नेता जो जुड़े थे उससे अली मुसलियार थे। ठीक है। संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू जी ऐड थे, ये जो हुआ था 1855 से 1856 में हुआ। रामोसी विद्रोह कम सुनने को मिला है, 1822 से 29 के बीच हुआ था। नेता जो एड ऑन थे चित्तू सिंह। ताना भगत आंदोलन याद करना, जात्रा भगत के द्वारा नेता जुड़े थे, और 1914 में हुआ था, याद रहेगा। चलिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई? आपकी रूसी क्रांति से ली गई है बच्चे, ये अवधारणा ध्यान रखना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा और ध्यान रखना, ये आपकी जापान से ली गई है। मौलिक अधिकार आपके अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। क्लियर? और फ्रांसीसी, अगर आपसे पूछे तो रूसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति से क्या लिया गया? भैया नोट डाउन करते जाना जरा, इसका मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रही हूँ। तो फ्रांसीसी क्रांति से आइडल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांत को लिया गया है। क्लियर? रिपीट तो नहीं करना है ना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान से ली गई, मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए, और फ्रांसीसी क्रांति से जो लिया गया है वो है आइडल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। एक चीज़ और नोट डाउन करो, पेन उठाओ। जापानी क्रांति बच्चे जो हुई आपकी 1868 से 1869, यानी कि 1868 टू 1869 के बीच हुआ। फ्रांसीसी क्रांति आपकी 1789 से 1799, यानी कि 1789 से 1799 को हुआ, और अमेरिकी क्रांति आपकी 1775 से 1783 तक हुआ, यानी कि 1775 से 1783 के बीच हुआ। नोट डाउन किया? चलो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के जरिए आप क्या कर सकते हैं? संविधान के किसी भी प्रावधान को बदला जा सकता है, हटाया जा सकता है, या ऐड ऑन किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, नए नियंत्रण और संतुलन को जोड़ा जा सकता है। यहाँ तक क्लियर? चलिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत होती है? ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, आर्टिकल 368 के तहत होती है। संशोधन आप जब भी करते होते हैं इस तरह का, तो आपका राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होती है। ये पॉइंट नोट डाउन करना कि संविधान संशोधन के बाद किसकी मंजूरी लेनी होती है? राष्ट्रपति जी की लेनी होती है। और इसके अलावा संविधान संशोधन जो होता है उसको कितने बहुमत से पारित होना चाहिए? तो लगभग उसको पूरा 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, और जो प्रस्ताव रहेगा संशोधन का वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्लियर? जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे थे हमने आपको पूरे कोशिश की है आपको डिस्कस करा दें। एक आपका जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन हमें नहीं पता, सिलचर किस स्टेट में स्थित है? आपका असम में है, वहाँ का दूसरा बड़ा शहर है। 1857 की क्रांति नाना साहब ने कहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया था? बहुत बार बता चुके, कानपुर से किया था, और सेनापति कौन थे? तात्या टोपे जी। नाना साहब का पूरा नाम क्या था? धोनू पंत थे, मराठा थे, भारतीय पेशवा थे। क्लियर? चलो आगे चलते हैं।
हमने आपको नेता और उनका स्थान बता दिया था। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। शिफ्ट 1 में भी बताया था, शिफ्ट 2 में भी बताया था और शिफ्ट 3 में अभी मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं होता है? राज्यपाल नहीं होते। हमारी जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें तीन श्रेणी के मंत्री आते हैं। पहले तो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, नोट डाउन करते रहना। दूसरा हमारे राज्य के मंत्री होते हैं और जो तीसरी श्रेणी होती है वो होती है उप मंत्री। ये तीनों आते हैं बच्चे हमारे राज्य की मंत्रिपरिषद के हिस्से में। यहाँ तक कंफर्म है? चलो आगे चलते हैं। उत्तरी सरकार तट किसको संदर्भित करता है? तो कृष्णा और महानदी नदियों के बीच के मैदान को लोग उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। तात्या टोपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, शायद जन्म स्थान आया था, वो मैंने मेंशन कर दिया। महाराष्ट्र के नासिक के येवला गांव में हुआ था इनका जन्म। कब? 6 जनवरी 1814 और 6 है या 16 है, शायद 16 फरवरी, यहाँ पर मुझे कंफर्म नहीं है। एक्चुअली मैंने उनका बर्थ डेट देखो मुझे पता नहीं है और मैंने भी सर्च नहीं किया है, एक बार इसको चेक कर लेना। मुझे एक डेट और कंफर्म नहीं है अभी कि 16 फरवरी को, मेरे ख्याल से 16 फेब को हुआ था बच्चे, ये डेट सही नहीं है, एक बार इसको चेक कर लेना प्लीज़, ठीक है। 16 फरवरी 1814 मेरे अकॉर्डिंग ये डेट है, इसको मैंने भी चेक नहीं किया, ये वाली डेट है, ठीक है। तो इस डेट को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, एक बार या तो आप चेक कर लेना सर्च करके। इनका पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था, पिता इनके पांडुरंग राव टोपे थे। आंदोलन जो इनके द्वारा रहा वो 1857 का भारतीय विद्रोह, और इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। कब? 18 अप्रैल 1859 यानी कि 1859 में इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। क्लियर? जन्म स्थान महाराष्ट्र के नासिक में 1814। इन्होंने 1857 में कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय सेना को हराया था, ये बात ध्यान रखनी है। चलो आगे चलते हैं। रेडियो धर्मिता के जनक आपसे पूछे गए थे बच्चे, हेनरी बैक्वेरल थे। इन्होंने कब? 1895 में खोज की रेडियो धर्मिता की। अगर आप रेडियो धर्मिता शब्द की बात करेंगे कि शब्द किसने यूज़ किया, शब्द का प्रतिपादन किसने किया, तो मैरी क्यूरी जी आ जाएंगी। क्लियर? चलो, मैरी क्यूरी ने रेडियम और अन्य धातुओं की खोज की थी। आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन ने रियायतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था? 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ था। और कब हुआ था ये? 1971 में हुआ था बच्चे। 1971 में ये संशोधन रहा था, जिसमें पूर्व शासकों का क्या खत्म किया गया था? राजभत्ता और विशेषाधिकार जो दिए गए थे वो खत्म कर दिए गए थे। देखो कौन सा भाग जो है इस संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? तो भाग 20 जो है XX, ठीक है, वो इस संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। कर लेंगे? चलिए नोट डाउन करते रहिएगा प्लीज़ बच्चे लोग, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। तीसरे सिख गुरु कौन थे? लेकिन बच्चों ने बोला ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, आपका ये वाला आया था। चौथे सिख गुरु के बारे में आया था। कोई बात नहीं, हम आपको वैसे भी 10 के 10 गुरु बता चुके हैं, उनके किए गए कार्य बता चुके हैं, किसकी कब मृत्यु हुई वो भी बता चुके हैं, किसके कब जन्म हुआ वो भी बता चुके हैं। इसके अलावा कौन से गुरु कहाँ पैदा हुए थे ये भी बता चुके हैं। 365 डेज सीरीज़ किसी ने नहीं पढ़ी होगी, जितने बच्चे अभी ऐड ऑन है, बट थोड़ा सा हम आपको हिंट फिर भी दे सकते हैं। कॉपी पेन ले लो, ध्यान से सुनो, डालो। क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करना। चौथे गुरु आपके हो गए गुरु रामदास, नोट करो। तीसरे गुरु आपके अमरदास होगा, ठीक है, लिखो। पहले सिख गुरु गुरु नानक सिंह, लिखा। इन्होंने क्या किया था? सिख धर्म के संस्थापक थे और लंगर की अवधारणा को शुरू किया था, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन किचन, हो जाएगा। दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, इनके सामने डैश करके लिखो, इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। तीसरे गुरु जी थे गुरु अमरदास सिंह, डैश करके लिखो, इन्होंने आनंद कारक जो विवाह होता है उसकी शुरुआत की। चौथे गुरु थे गुरु रामदास। वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना, देखते टाइम थोड़ा सा जो प्लेइंग स्पीड है ना वो थोड़ी सी कम कर लेना। चौथे गुरु हैं गुरु रामदास, इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की। पांचवें गुरु जो हैं बच्चे गुरु अर्जन देव जी, इन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। इसके अलावा इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। इनको मार दिया गया था बच्चे जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट गुरु हरगोबिंद सिंह आते हैं, फिर इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण किया, जिसको अमर सिंहासन भी बोला जाता है। गुरु हर राय आपके अगले गुरु थे, इन्होंने औरंगजेब से शाहजहां के दारा शिकोह पुत्र को आश्रय दिया था। फिर आपके नेक्स्ट गुरु आते हैं गुरु हरकृष्ण,
ये सबसे कम उम्र के गुरु थे और औरंगजेब के दरबार में उनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर। गुरु तेग बहादुर जी का जो कार्य था, उन्होंने आनंदपुर शहर की स्थापना की थी और इनको औरंगजेब ने मार डाला था क्योंकि धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे थे। गुरु गोविंद सिंह फिर आते हैं हमारे नवे गुरु। इन्होंने खालसा की स्थापना की, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इनको मानव रूप में अंतिम गुरु की उपाधि दी गई। लास्ट है आपके गुरु ग्रंथ साहिब। यह गुरु ग्रंथ सिंह के द्वारा उनके बुक है, उनके द्वारा लिखी हुई, ठीक है। सॉरी, गुरु गोविंद सिंह आपके 10 में हो गए। गुरु ग्रंथ उनके द्वारा लिखी हुई जो बुक है वो है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको कि आपका सिखों का आदि ग्रंथ भी कहा गया था। क्लियर हो गए 10 के 10, 1 2 3 और ठीक है, ठीक है। 9वें थे तेग बहादुर और 10वें थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने आपको 10 के 10 बता दिए। और गुरु ग्रंथ साहिब जो है उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ था और इसको आदि ग्रंथ कहा गया। चलिए, वैसे मैं आपको ये लिखा चुकी हूँ, रिटन हैंड रिटन में बता चुकी हूँ, उनका जन्म बर्थ प्लेस बता चुकी हूँ, बर्थ डेट बता चुकी हूँ, मृत्यु जो डेथ डेट है वो भी बता चुकी हूँ, इसके अलावा उनके द्वारा किए गए कार्य भी बता चुकी हूँ, मृत्यु कैसे वो भी बता चुकी हूँ। चलिए, नहीं, मैं जीके के बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन करवाती हूँ, 365 में भी करवाएं, बहुत ही सेलेक्टिव जो आपके एग्जाम में ओरिएंटेड हैं आ चुके हैं। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि बेस्ट तो नहीं बोल सकती, पर मैं पूरा अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ उसको एक्सप्लेन करने में कि मैं कितना अच्छे से कर सकती हूँ, मैं कितना इंपॉर्टेंट आपको पढ़ा सकती हूँ। चलो, किसे राज्य विधानमंडल का हिस्सा नहीं माना जाता? मुख्यमंत्री आपका शायद ऑप्शन में था। हम आपको ये पॉइंट लिखा रहे हैं कि उसमें शामिल कौन होते हैं विधान परिषद में। तो देखो, राज्य के विधानमंडल में आपके राज्यसभा, नोट डाउन करना, विधानमंडल में जो शामिल होते हैं बच्चे वो है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद शामिल होते 3। इसके अलावा आपको अगर कोई भी चौथा ऑप्शन मिला होगा वो ही आपका आंसर होगा। मुख्यमंत्री मिला था अगर तो बढ़िया, अगर नहीं मिला था तो जो इन तीनों के अलावा नहीं रहा होगा वही होगा। कौन कौन? एक आपका राज्यपाल, दूसरा विधानसभा और तीसरा विधान परिषद। ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। और किस आर्टिकल के तहत की जाती है? आर्टिकल 164 के तहत हो जाएगा। चलो, 8 अक्टूबर 2023 को वायुसेना की परेड कहाँ आयोजित हुई थी? प्रयागराज में। एक क्वेश्चन आपका SNDP से रिलेटेड आया था, क्वेश्चन कंफर्मेशन नहीं है कि क्या आया था। कौन सा भगवान बिरसा मुंडा से संबंधित है? देखो, ये आदिवासी भगवान बोले जाते हैं, धरतीबा भी बोला जाता है, इसके अलावा इनको बिरसा भगवान के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको ऑप्शन में क्या मिला था वो एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन आया था वेल्स नियम से, अभी क्वेश्चन हमें नहीं पता क्या है। गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चे लोग वो ये है कि कुंभ मेले के बाद जो दूसरा बड़ा मेला बोला जाता है वो आपका गंगा सागर मेला बोला जाता है, ठीक है। चलिए, 1-2 मेले और हैं, पेन कॉपी ले लो, लिखो। देवी पाटन मेला यूपी में मनाया जाता है। किस जिले में मनाया जाता है? वो उसका नाम है बलरामपुर, लिखो। यूपी में मनाए जाने वाले मेले में बता रही हूँ वो लिखो। देवी पाटन मेला बलरामपुर जिले में मनाया जाता है। दूसरा, कंपिल मेला फर्रुखाबाद जिले में, बटेश्वर मेला आगरा में और दादरी मेला बलिया में। चलिए आगे चले, आई होप आपने लिख लिया होगा। एक आपका गैस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, हमें पता नहीं अभी क्या आया। एक आपका हेनरी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। लॉ हमने मेंशन कर दिया है कि किसी तरल सतह पर किसी गैस के द्वारा लगाया गया जो आंशिक दाब होता है तरल पदार्थ में मौजूद मोल अंश के सीधे आनुपातिक होता है। क्लियर। एक चीज़ और है इस नियम के बारे में, ये नियम तभी लागू होता है जब दाब ज़्यादा ना हो, तापमान कम ना हो और गैस बेहद घुलनशील हो। अगर गैस का दाब आपका अधिक होगा ना तो हेनरी वाला जो नियम है वो लागू ही नहीं होगा, ठीक है, ये इम्प्लीमेंट ही नहीं करेगा। चले, आज़ाद हिंद फौज का, ये देखो भैया जी, नेतृत्व की बात आई। जब नेतृत्व की बात आएगी तो आपके नेता सुभाष चंद्र बोस जी का आएगा। गठन अगर आपका आएगा तो आपका कौन आएंगे? गठन मोहन सिंह की बात आई। कहाँ की थी स्थापना इसकी? कैप्टन मोहन सिंह जी ने की थी। चलो, यहाँ पर हो जाएगा आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नेतृत्व किया गया था। एक आपका क्वेश्चन रिलेटेड आया बच्चे कोल रेवोल्यूशन से, मतलब कि जो आपके कोल विद्रोह हुआ था इससे क्वेश्चन आया था। अभी हमें पता नहीं क्वेश्चन क्या, पर कुछ क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, अगर आपका कुछ याद आए तो बताना। देखो सुनो, कोल विद्रोह हमारा हुआ कब था? इन 1831 में हुआ था।
किस क्षेत्र में हुआ था बच्चे? नागपुर क्षेत्र में हुआ था। कब तक चला? 1833 तक चला। ठीक है, 31 से शुरू हुआ, 33 तक चला। नेतृत्व किसने किया? बुद्धू भगत, जुआ भगत और छिंदरानी मानकी और मदारा महतो नेताओं ने किया। कारण क्या था? अंग्रेजों और बाहरी लोगों से शोषण का बदला लेने के लिए हुआ। क्षेत्र हमने आपको पहले ही बता दिया। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने आपको शेयर किए। हो सकता है आपको कुछ याद है तो ज़रूर बता देना। अच्छा, जो कोल विद्रोह में नेता शामिल थे बुद्धू भगत, वो लड़का विद्रोह के भी नेता थे। और लड़का विद्रोह आपका हुआ कब था? 1832 में। ये पॉइंट लिख लेना। चलो, एक क्वेश्चन आपका आया था प्रस्तावना से रिलेटेड, अभी हमें नहीं पता है। एक चीज़ और करो, पॉइंट ज़रा नोट करो। प्रस्तावना में जो महत्वपूर्ण वर्ड आते हैं ज़्यादातर वही आ जाते हैं कि आपका कौन सा वर्ड जो है प्रस्तावना में शामिल नहीं है, ये नोट कर लो। पहला संप्रभु आपका शामिल है, जो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रस्तावना में। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये आपके वर्ड जो है प्रस्तावना में शामिल हैं। हो सकता है आपको प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिला हो। ठीक है, चलिए कुछ और नोट डाउन करना चाहेंगे? आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। देखो, प्रस्तावना में 4 अंग और थे, पर अंगों से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है बच्चे। जितना मुझे लग रहा है मैंने अपने हिसाब से करा दिया। अगर मुझे कुछ और पता चलेगा ना तो मैं टेलीग्राम पे आपको ज़रूर से ज़रूर अपडेट कर दूँगी। ठीक है, चलिए साथ में बने रहिएगा। कंबाइंड वीडियो भी हम आपको थोड़ा सा देख रहे हैं, अगर अपलोड हो पाएगी तो ज़रूर से ज़रूर अपलोड कर देंगे। और आज की शिफ्ट जो 3 मार्च में हुई है, हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा लेट नाइट तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम थोड़ा सा गाँव में हैं तो ज़्यादा सबको डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना, और माहौल भी थोड़ा सा, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपका एक शिफ्ट और डाल दूँ। बाकी अदरवाइज़ जल्दी मॉर्निंग में उठ के अगर मैं डाल पाई तो मैं आपका शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। क्लियर? चलिए साथ में बने रहिएगा आप सब लोग, तब तक के लिए थैंक यू।